गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड अप्रोच फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। अभी तक हमने जो सिमेट्रिकल फॉल्ट स्टडी किया, जो फॉल्ट करंट हमने कैलकुलेट करी, वो हमने सिंपलेस्ट पावर सिस्टम के लिए कैलकुलेट करी। मतलब वहाँ पे केवल एक सिंगल जनरेटर या सिंगल मोटर है, डबल जनरेटर डबल मोटर था। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो देखेंगे कि जब पावर सिस्टम हमारा बड़ा हो जाता है, ह्यूज हो जाता है, तब किस तरह से, किस मेथड को हम किस अप्रोच को हम अडॉप्ट करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने पिछला मेथड देखा जिसमें पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाया, उसके बाद फिर नेटवर्क से फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करी। अगर उस मेथड से हम ह्यूज पावर सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसकी फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ समझिएगा, मान लीजिए अभी हमारे पास 4 बसेस ऐसे मान लीजिए लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्शन है, कुछ भी है, ऐसा कुछ कनेक्शन है, कनेक्टेड है आपस में ये बसें जो भी हैं। यहाँ पे कहीं जनरेटर है, कहीं मोटर है, कुछ भी है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए फॉल्ट पहली कंडीशन क्या होती है, फॉल्ट इस बस पे हो जाती है। यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट बस है, ये सेकेंड बस है, ये थर्ड बस और ये फोर्थ बस। अगर फॉल्ट हमारी सेकेंड बस पे हो रही है तो हमारी कैलकुलेशन पूरी हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉल्ट देखेंगे, फॉल्ट करंट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगले ही पल में अगर ये कहा जाए कि फॉल्ट यहाँ पे हो गया, फर्स्ट बस पे हो गया, यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो उस वक्त फिर से हमारी कैलकुलेशन पूरी की पूरी रिपीट होगी। दोबारा से कैलकुलेशन हमारी पूरी रिपीट होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन फिर दोबारा से रिपीट होगी। मतलब जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अलग अलग बसों के लिए, इनमें कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है। मतलब कि हम मतलब कुछ दूर तक हम चलें कि एक कनेक्शन, एक अप्रोच लेके चलें। अगर फॉल्ट किसी भी बस पे होता है तो कुछ हम इस तरह से मेथड डेवलप करें ताकि हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन ना रिपीट करनी पड़े। जैसे कि समझिए, मान लीजिए हमने IF के लिए, फॉल्ट करंट के लिए कुछ ऐसा फार्मूला डेवलप किया। RF बस पे, जनरलाइज्ड RF बस है, उस पर कोई फार्मूला ऐसा डेवलप किया कि अगर R की वैल्यू को हम 1 रख दें, बस 1 पे फॉल्ट करंट हमें मिल जाए। R की वैल्यू को 2 रख दें तो बस 2 पे फॉल्ट करंट मिल जाए। बस R की वैल्यू 3 रख दें तो बस 3 पे फॉल्ट करंट मिल जाए। तो ये इसके लिए हम एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि हमें केवल R की वैल्यू को चेंज करते जाएं, तो हमारी फॉल्ट करंट किसी भी बस पे हो तो हमें कैलकुलेशन दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत ना हो, और केवल R की वैल्यू को चेंज करने से हमें उस पर्टिकुलर बस पे जो फॉल्ट करंट आ रही है, जो उस पर्टिकुलर बस पे जो फॉल्ट हुआ है उसकी जो करंट है वो हमें मिल जाए। तो इसके लिए इस फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए हमें पहले Z बस को समझना होगा। एक कॉन्सेप्ट आता है Z बस का, इम्पिडेंस मैट्रिक्स। तो उसका यूज़ यहाँ पे आएगा। पहले हम उसको समझ लेते हैं कि इम्पिडेंस मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले समझिएगा कि मान लीजिए 2 पोर्ट नेटवर्क है, मान लीजिए 2 पोर्ट नेटवर्क है हमारा, ठीक। और 2 पोर्ट नेटवर्क है। उसके बाद इस तरह से समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक 2 पोर्ट नेटवर्क बना हुआ है, जिसके सबसे पहले हम सिंगल पोर्ट से लेके चलते हैं, 2 पोर्ट नहीं, सबसे पहले हम सिंगल पोर्ट से लेके चलते हैं। मान लीजिए एक पोर्ट का नेटवर्क है और ये ग्राउंड हो गया, ये पोर्ट नंबर 1 हो गया। इसका वोल्टेज V1 है, इस पोर्ट 1 का वोल्टेज हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V1 है, और करंट इंजेक्टेड इनटू द नेटवर्क फ्रॉम वन पोर्ट, पोर्ट 1 इज I1। ये ध्यान दीजिए, करंट इंजेक्टेड है नेटवर्क में, उस पर्टिकुलर पोर्ट से, पोर्ट 1 से जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है। तो हम जब यहाँ पे जानते हैं कि अगर V1 और I1 में रिलेशनशिप हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ZTH, थेवेनिन एम्पिडेंस, ZTH, जहाँ पे V1 इज इक्वल टू ZTH इंटू I1। सिंगल पोर्ट के लिए हमें वोल्टेज और इंजेक्टेड करंट के जो बीच रिलेशन मिलता है वो हमें थेवेनिन वोल्टेज से मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2 पोर्ट नेटवर्क कंसीडर करते हैं, ये हमारा पोर्ट 1 हो गया, ये हमारा पोर्ट 2 हो गया, इसका वोल्टेज V1 है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और I1 करंट इंजेक्टेड है।
ये V2 है और ये I2 करंट इंजेक्टेड है। तो यहाँ पे जो V1 और I1, V1 I1 V2 I2 के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो कैसे होता है, Z पैरामीटर से। वहाँ पे क्या हो जाता है, V1 और V2, Z11 Z12 Z21 Z22 और ये I1 और ये I2, ठीक है। तो ये हमारा Z पैरामीटर से रिलेट होता है। टू पोर्ट नेटवर्क तक तो यहाँ तक ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। अब हम इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर यही 3 पोर्ट नेटवर्क होगा तो क्या होगा। ये V1, ये पोर्ट 1, ये ग्राउंड हो गया, V1 V2 V3 I1 I2 और ये I3, ठीक है। तो जो ये रिलेट होगा यहाँ पे भी V1 V2 और V3 से, यहाँ पे Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33, ठीक है, I1 I2 और ये I3। इस तरह से 3 पोर्ट के लिए रिलेट होगा वोल्टेज और करंट। यही चीज़ हमारी Z बस हो जाती है जब हम इसी को N पोर्ट नेटवर्क लेते हैं। फॉर N पोर्ट नेटवर्क ये जो बन जाती है हमारी, ये बन जाती है V बस, ये बन जाती है हमारी Z बस और ये बन जाती है हमारी I बस। यहाँ पे V बस क्या होती है, N×1 की मैट्रिक्स। यहाँ पे Z बस क्या होती है, N×N की मैट्रिक्स। और I बस क्या होती है, N×1 की मैट्रिक्स या वेक्टर। जब सिंगल कॉलम मैट्रिक्स होती है इसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये समझिएगा कि जो यहाँ पे Z थेवेनिन था सिंगल पोर्ट नेटवर्क के लिए और 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए Z पैरामीटर कहलाता था, वही N पोर्ट नेटवर्क के लिए Z बस कहलाता है। बस Z बस केवल इतनी सी चीज़ है कि हम जब एक्सटेंड कर देते हैं उसको N पोर्ट नेटवर्क के लिए, अगर N की वैल्यू को 3 रखें तो हमें 3 पोर्ट नेटवर्क के लिए N बस Z बस मिल जाएगी। हम इसे Z बस को क्या कहते हैं, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ठीक। वोल्टेज या बस वोल्टेज वेक्टर। इसे I बस को क्या कहते हैं, करंट इंजेक्टेड वेक्टर। ये ध्यान दीजिएगा, इंजेक्टेड करंट यहाँ पे आ रही है, पोर्ट से नेटवर्क की तरफ करंट फ्लो कर रही है, वो है, उसके बीच में रिलेशनशिप हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये अब देखते हैं, ये समझ में आ गया। Z बस क्या है, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स, यही चीज़ है, कुछ नहीं है। थेवेनिन इम्पीडेंस जो होता था हमारा, जो थेवेनिन नेटवर्क हम बनाते थे सिंगल पोर्ट नेटवर्क के लिए, वही चीज़ यहाँ पे N पोर्ट नेटवर्क के लिए Z बस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये समझते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे अपने सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में करेंगे। अब समझिएगा कि हमारा एक सिंगल जनरेटर एक मोटर को फीड कर रहा है। अभी हम सिंपलेस्ट नेटवर्क जो हमने पहले लेकर चले थे उसी को लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मोटर है, ये हमारा जनरेटर है, ये फीड कर रहा है और ये हमारी लाइन है, ठीक। फॉल्ट मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट हो गया, इस बस पे, मोटर के बस पे फॉल्ट हो गया। तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट डायग्राम के फॉर्म में तो कैसे आएगा, जनरेटर का अपना रिएक्टेंस, उसका जनरेटेड वोल्टेज, फिर लाइन का रिएक्टेंस, फिर मोटर का अपना रिएक्टेंस और जनरेटेड बैक ईएमएफ। यही होता है, हमने इक्विवेलेंट सर्किट में देखा हुआ है। ये क्या हो गया, XM हो गया, ये XG हो गया, ये EG हो गया, ये EM हो गया, ये XM हो गया। फॉल्ट कहाँ हो रहा है, फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे, मोटर के टर्मिनल पे। मान लीजिए फॉल्ट हमारा यहाँ पे हुआ, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा फॉल्ट पॉइंट है और ये ग्राउंड पॉइंट। जो फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट मान लीजिए Z बस, जो फॉल्ट का इम्पिडेंस है, किसी तार से किसी वायर से शॉर्ट हुआ तो उसका भी कुछ इम्पिडेंस होगा, तो उसका इम्पिडेंस मान लीजिए ZF।
फॉल्ट इम्पिडेंस इज इक्वल टू जेड एफ। ठीक, तो ये फॉल्ट हुआ है, हमें यहाँ पे फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करना है, आई एफ को कैलकुलेट करना है। एक अप्रोच तो ये है कि हम यहाँ पे जो हमारी प्री फॉल्ट कंडीशंस हैं उसके जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि प्री फॉल्ट कंडीशंस के हिसाब से ईजी और ईएम को कैलकुलेट करके उसके बाद जेड एफ हमें पता रहता है, आई एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो तो हमारा पहला अप्रोच था। अब हम देखते हैं इसी मेथड को हम इसी नेटवर्क को हम थेवेनिन इम्पीडेंस के मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए समझिए यहाँ पे भी मान लीजिए ओपन है, फॉल्ट नहीं हुआ, फॉल्ट पॉइंट ये है। ठीक है, अब फॉल्ट पॉइंट ये है। ठीक, इसके क्रॉस वो जो वोल्टेज है, थेवेनिन इंपीडेंस में क्या करते थे, हमें ये फॉल्ट करंट आई एफ निकालना है। यहाँ पे इस तरह समझिएगा, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। अब ये हो गया, यहाँ पे फॉल्ट करंट है। ठीक है, फॉल्ट पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे जेड एफ से फॉल्ट हुआ, फॉल्ट इंपेडेंस जेड एफ है। अगर सॉलिडली ग्राउंडेड है, आइडियल कंडीशन जेड एफ जीरो हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आई एफ करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे, मान लीजिए फॉल्ट करंट आई एफ है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो थेवेनिन इंपेडेंस से, अगर थेवेनिन नेटवर्क इक्विवेलेंट मेथड से अगर हम आई एफ को कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच रिस्पेक्ट में जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, या ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, वो वी टी एच क्या होता है। अगर हम इसको देखिए, इसका ये पूरा नेटवर्क को हम जेड थेवेनिन इक्विवेलेंट में पहले कन्वर्ट करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे बनता है, एक पहले इसका वोल्टेज वी टी एच थेवेनिन वोल्टेज, फिर ये जेड टी एच जो थेवेनिन एम्पिडेंस, और ये हमारा जो भी जिसके अक्रॉस करंट या वोल्टेज निकालना है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जेड एफ से मान लीजिए जेड एफ से शॉर्ट हुआ है। ठीक, तो अब हमें देखना है वीटीएच की वैल्यू क्या आएगी। थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क निकाला, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में क्या निकालना होता है, वीटीएच और जेडटीएच। वीटीएच क्या होता है, वीटीएच होता है उस पॉइंट पे, फॉल्ट पॉइंट पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो क्या चीज़ है। मतलब फॉल्ट पॉइंट पे फॉल्ट और रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस के बीच में, उस नोड और रेफरेंस के बीच में जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वही वीटीएच होता है। तो वीटीएच इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस एफ एंड ग्राउंड। यहाँ पे रेफरेंस क्या है हमारा, ग्राउंड हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब वीटी ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस एफ एंड ग्राउंड मीन्स जब तक फॉल्ट हमारा नहीं हुआ है तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ प्री फॉल्ट वोल्टेज। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारा फॉल्ट प्री फॉल्ट वोल्टेज के अंदर हुआ, अभी तक हमारा फॉल्ट नहीं हुआ है, और ये सर्किट ओपन है, फॉल्ट नहीं हुआ है, ये सर्किट ओपन है, तो वो प्री फॉल्ट वोल्टेज V0 बन जाता है। VTH इज इक्वल टू प्री फॉल्ट वोल्टेज V0। ठीक है, ये V0 बन गया। ठीक, अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना होगा क्या चीज़, ZTH। ZTH क्या होता है, F और ग्राउंड के अक्रॉस जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट नेटवर्क आ रहा है, पूरे सर्किट का, पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ रहा है, नॉट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ रहा है, उसे हम ZTH करते हैं। कंडीशन क्या होती है उसमें, जो ओपन जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को जीरो कर दिया जाता है, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, और करंट सोर्स को क्या कर देता है, ओपन कर दिया जाता है। चूंकि यहाँ पे हमारा पावर सिस्टम, यहाँ पे कोई करंट सोर्स होगा नहीं, केवल वोल्टेज सोर्स है जो जनरेटर या मोटर है, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा उसके XG और XM से। ये कहा जाता है, यहाँ पे ये टर्म आता है कि वोल्टेज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाई देयर इम्पिडेंसेज या रिएक्टेंसेज। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस
across F and G while voltage sources are replaced by their reactances। यहाँ पे ये टर्म यूज होता है ZTH के लिए, ठीक है। तो ये ZTH के दौरान क्या होगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे इस तरह से, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमें मिलेगा ZTH। तो ZTH क्या निकल के आएगा हमारा, JXG प्लस XM पैरेलल टू J, ये XL है, सॉरी XL, ये XL पैरेलल टू JXM। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ZTH मिल जाएगा। देखिए अब VTH मिल गया, हमें ZTH मिल गया। अब हम आसानी से फॉल्ट करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, IF हमें मिल सकती है, ठीक है। तो अब इसको और देखिएगा, जब फॉल्ट हुआ तो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज क्या होगा, पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज ZF के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसे हम कहेंगे पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज। फॉल्ट के बाद क्या वोल्टेज हो रहा है उस पॉइंट और ग्राउंड के बाद। पहले प्री फॉल्ट वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज था, अब फॉल्ट हुआ, लाइन शॉर्ट हुई, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त हमारा जो वोल्टेज उस फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच में आएगा उसे हम कहते हैं पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज VF, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। तो अब ये सर्किट हमारी देखिए VTH की वैल्यू मिल गई, ओपन सर्किट वोल्टेज या प्री फॉल्ट वोल्टेज। ZTH मिल गया हमें, इक्विवेलेंट वोल्टेज इंपीडेंस अक्रॉस F एंड G व्हाइल वोल्टेज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर रिएक्टेंसेस। वोल्टेज सोर्सेज सारे शॉर्ट हो गए, ZTH की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब हम आसानी से फॉल्ट करंट और पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस सर्किट से सर्किट KVL लगाइएगा, -V0 प्लस ZF IF प्लस ZTH इंटू IF इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब IF की वैल्यू क्या हो गई, V0 अपॉन ZF प्लस ZTH, ठीक। हमें इस तरह से फॉल्ट करंट की वैल्यू मिल गई फॉर दैट सिंगल जनरेटर एंड मोटर केस, ठीक है। तो अब उसके बाद ये हो गया, हमें प्री फॉल्ट वोल्टेज मिल गया, सॉरी फॉल्ट करंट मिल गई। अब हमें पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज माइनस V0 प्लस VF प्लस ZTH इंटू IF, इस तरह से निकाल सकते हैं इसी सर्किट से। कुछ नहीं किया है, ZF IF की जगह पे VF रखा हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज VF इज इक्वल टू V0 माइनस ZTH इंटू IF, ये हमारी पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज हमें मिल गया। फॉल्ट के बाद वोल्टेज क्या है वो मिल गया, फॉल्ट करंट मिल गई, फॉल्ट के बाद वोल्टेज क्या है वो मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है करंट इंजेक्टेड JF। अभी हमने जो पढ़ा, पीछे पढ़ा कि बस इंपेडेंस मैट्रिक्स कब काम आती है, जब उस पॉइंट से करंट इंजेक्ट हो रही हो नेटवर्क में, इक्विवेलेंट नेटवर्क यही है, उसमें करंट इंजेक्ट हो रही हो, तब वो हमारा बस इंपेडेंस मैट्रिक्स काम आती है। तो हम इसको अगर करंट इंजेक्टेड इनटू नेटवर्क फ्रॉम फॉल्ट या ड्यू टू फॉल्ट JF इज इक्वल टू माइनस IF, ठीक। JF इज इक्वल टू माइनस IF, डायरेक्शन अलग अलग है, तो यही इक्वेशन हमारा बन जाता है ऐसे, VF इज इक्वल टू V0 प्लस ZTH इंटू JF। करंट इंजेक्टेड इंटू नेटवर्क के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमें ये रिलेशनशिप मिल जाता है, ठीक है। अब ये दो रिलेशनशिप हमारे किसके लिए हो गए, सिंगल पोर्ट नेटवर्क के लिए एक तरह से हो गया, सिंगल पोर्ट नेटवर्क के लिए। अब हम इसी को
आगे एक्सटेंड करते हैं फॉर n बसेस सिस्टम। अभी तक हमने केवल एक जनरेटर और एक मोटर लिया था, अब हम कई सारे जनरेटर्स कई सारे मोटर्स ले सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है इसको पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं और देखेंगे कैसे रिलेट होगा ये। ठीक है, तो IF इज इक्वल टू V0 ZF प्लस ZTH और VF इज इक्वल टू V0 प्लस ZTH और JF। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है सिंगल पोर्ट नेटवर्क के लिए। अब फॉर n बसेस सिस्टम, फॉर n बसेस, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ऐसी कई सारी बसेस लगी हुई हैं। फर्स्ट बस, सेकेंड बस, थर्ड बस, rth बस, nth बस, n बसेस लगी हुई हैं और हर बस पे मान लीजिए कि हमारे पास एक सोर्स लगा हुआ है, जनरेटर या मोटर कुछ भी लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर बस पे जनरेटर या मोटर लगा हो, लेकिन जनरलाइज केस के लिए हम मान लेते हैं अगर नहीं लगा होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये सारे के सारे लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको जब इनके इक्विवेलेंट नेटवर्क के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? ये वोल्टेज सोर्स है, जनरेटर या ये मान लीजिए जनरेटर्स हैं सारे के सारे, तो इनको जब हम वोल्टेज सोर्स और इनके इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से बनाएंगे? ये मान लीजिए आपस में से किस तरह कनेक्ट भी होंगी। तो पहला बनेगा ऐसे, फिर दूसरा ऐसे ही बन गया, फिर तीसरा ऐसे ही बन गया, फिर rth बस पे ऐसे ही बन गया, फिर nth बस पे ऐसे ही बन गया। ये सारे के सारे कॉमन रेफरेंस पे जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, ये हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए xg1 eg1, xg2 eg2, xg3 eg3, xgr egr और ये xgn egn। ठीक है, इस तरह से है। अब क्या कहा जा रहा है कि rth बस पे फॉल्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट हुआ, फॉल्ट पॉइंट क्या है? rth बस पे है। ठीक, तो फॉल्ट हुआ तो उस वक्त क्या होगा? जब फॉल्ट होगा तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से फॉल्ट हुआ, यहाँ पे फॉल्ट पॉइंट ये है और यहाँ पे ये है। ठीक, इसके अक्रॉस ऐसे ZF से फॉल्ट हो गया, ZF इक्वल जो हमारा फॉल्ट इम्पिडेंस है उसके थ्रू ये हमारा फॉल्ट हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमें ये करना है कि IF जो करंट फ्लो कर रही है IF, उसकी वैल्यू क्या चीज़ है और इसके अक्रॉस पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस और बाकी सब पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। फॉल्ट हुआ rth बस पे, फॉल्ट हुआ rth बस पे, उसके बाद हमें क्या स्टडी करना है? हमें स्टडी ये करना है कि जब फॉल्ट हुआ है उसके बाद rth बस पे फॉल्ट करंट क्या आएगी। ठीक है, rth बस पे फॉल्ट करंट क्या आएगी ये स्टडी करना है। दूसरा, हमें फॉल्ट के बाद VF जो rth बस पे VF है वो क्या आएगा, या फिर बाकी सब बसेस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब बाकी सारे बसेस पे जनरेटर्स पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए अब जैसे अभी हमने सिंगल पोर्ट के लिए देखा पिछले केस में जो जनरल के मतलब सिंपलेस्ट केस था, अब वही चीज़ हम क्या करेंगे, इस फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क फाइंड करेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क फाइंड करने का क्या था कि देखिएगा, ये हमारा था इस तरह था, ये VTH था
ये ZTH और ये ZF, इस तरह था फॉल्ट करंट IF इस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक, तो हमें VTH निकालना है पहले इसके लिए और ZTH फाइंड करना है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि मान लीजिए, देखिए पूरा सिस्टम चल रहा है तो हर बस पे हमें वोल्टेज पहले से पता होगा, क्या वोल्टेज प्री फॉल्ट मतलब फॉल्ट के पहले क्या वोल्टेज चल रहा है हर बस पे, वो हमें मालूम होगा। उसको मान लीजिए दिया हुआ है, लेट प्री फॉल्ट बस वोल्टेज वेक्टर V0 इज इक्वल टू V1 0, V2 0, VR 0, VN 0। मान लीजिए इस तरह से प्रीफॉल्ट बस वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब V1 पे फर्स्ट बस पे V1 0 है, सेकेंड बस पे V2 0 है, थर्ड बस पे VR 3 0 है, rth बस पे VR 0 है, rth बस पे VR 0 है, VN पे nth बस पे VN 0 है। प्री फॉल्ट बस वोल्टेज हमें ये वेक्टर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या था कि जो ZTH निकालना था इस कंडीशन में जो हमारा अब यहाँ पे जो फॉल्ट हुआ देखिए, करंट IF इधर की तरफ फ्लो करेगी, ये है करंट IF इधर फ्लो करेगी, और करंट इंजेक्टेड इनटू द नेटवर्क ड्यू टू फॉल्ट क्या था, ये था JF, ये था। ठीक है, तो अब ये जो फॉल्ट हुआ है इसको हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, वो इस तरह से करेंगे। पहले ये हमारा VTH, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे ये Z, पहले निगेटिव पे क्या है ZTH है, ZTH, फिर उसके बाद VTH, फिर उसके बाद हमारा ZF। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है VF है। ठीक, ये हमें है, इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट नेटवर्क बनता है थेवेनिन का, ये है। ठीक, तो ये JF जो हो जाएगा करंट इंजेक्टेड ड्यू टू फॉल्ट, ऊपर की तरफ जाएगा, फॉल्ट करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, ये है। इस कंडीशन में देखिएगा जो हमें VTH मिलेगा, ये वाला वोल्टेज सोर्स VTH क्या होगा, अभी हमने क्या देखा था, VTH प्री फॉल्ट वोल्टेज, फॉल्ट के पहले क्या वोल्टेज था, वही था ओपन सर्किट वोल्टेज। तो प्री फॉल्ट वोल्टेज हमारे लिए VTH क्या होगा, प्री फॉल्ट बस वोल्टेज हो गया। और ZTH क्या हुआ, इक्विवेलेंट नेटवर्क, जब सारे के सारे इनको शॉर्ट कर दिया जाएगा, इन सोर्सेस को इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, फिर इस फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के क्रॉस जो हमें पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट मिलेगा, वो हम इसके निगेटिव साइड से जोड़ दे रहे हैं VTH के। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, निगेटिव साइड से VTH के जोड़ दे रहे हैं पूरे इक्विवेलेंट नेटवर्क को, ZTH को। ठीक है, तो ये ZTH तो यही हो गया, इसे अलग से दिखाएंगे नहीं, क्यों, ये मान लीजिए ये पूरा ZTH हुआ, इक्विवेलेंट नेटवर्क इसका ये है ZTH किससे जुड़ा है, माइनस से, और ZF पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉल्ट करंट IF ZF की तरफ फ्लो कर रही है पॉजिटिव से, और JF ऊपर की तरफ करंट इंजेक्टेड एट rth फॉल्ट। तो जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन था ये वाला, आवर प्रीवियस इक्वेशन VF is equal to V0 plus ZTH JF will be modified as V bus after fault, और ये V0 प्री फॉल्ट बस वोल्टेज प्लस ये Z बस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये JF बस। ये हमारा इक्वेशन जो हमारा उसके लिए बन रहा था
सिंगल पोर्ट के लिए सिंगल मोटर के लिए वो अब कन्वर्ट हो जाएगा पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज बस वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा प्री फॉल्ट वोल्टेज बस वेक्टर प्लस जेड बस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड बस एंड जे एफ बस, मतलब करंट इंजेक्टेड वेक्टर के लिए। देखिए हमें वी बस मालूम है, V0 बस मालूम है, जेड बस हम निकालेंगे, बनाएंगे इसको, और जे एफ बस क्या होगा ये देखते हैं। तो चलिए इसको मिटा दिया। अब जे एफ बस जो होगी, जे एफ बस करंट इंजेक्टेड बस वोल्टेज वेक्टर। देखिए आरएथ बस पे फॉल्ट हुआ था, केवल उसी पे फॉल्ट करंट फ्लो कर रही थी और किसी बस पे तो फॉल्ट करंट थी नहीं, तो सारी की सारी बसेस पे फॉल्ट करंट जीरो होंगी। कहाँ तक? केवल आरएथ बस पे फॉल्ट करंट होगी, और ये कैसे होगी? माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि जे एफ, अभी देखा मैंने इसको मिटा दिया है, अभी जे एफ ऊपर की तरफ जाता और आई एफ नीचे की तरफ जाता, अपोजिट डायरेक्शन में किस पे था? आरएथ बस पे केवल था, तो ये आई एफ आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको अब इम्पिडेंस उसके थ्रू बनाएंगे, इम्पिडेंस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? वी बस को वी एफ वन, वी एफ टू, वी आर एच आर एफ, वी एन एफ। पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज वेक्टर, पोस्ट फॉल्ट बस वोल्टेज वेक्टर ये हो गया, इज इक्वल टू प्री फॉल्ट बस वोल्टेज वेक्टर V1 0, V2 0, VR 0, VN 0। ठीक, और Z बस हमने क्या देखा था? n इंटू एन की मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n है तो Z बस क्या हो जाएगी? n इंटू वन की n की मैट्रिक्स, Z 1 2, Z 1 1, Z 1 2, Z 1 R, Z 1 N। इसी तरीके से Z 2 1, Z 2 2, Z 2 R, Z 2 N। इसी तरीके से Z R 1, Z R 2, Z R R, Z R N। इसी तरीके से Z N 1, Z N 2, Z N R, Z N N। ठीक, ये हमारी बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद करंट इंजेक्टेड वेक्टर क्या है? जे एफ बस, केवल आर एथ बस पे माइनस आई एफ, बाकी सब जीरो, माइनस आई एफ, और ये यहाँ तक जीरो। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे इक्वेशंस क्या बनेंगे वो देखते हैं। इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? V1F इज इक्वल टू V1 0 प्लस V1 0 प्लस Z11 इंटू जीरो इज इक्वल टू Z12 इंटू जीरो जीरो, केवल कौन सा टर्म हो जाएगा? Z1R इंटू माइनस आई एफ, ये माइनस Z1R माइनस आई एफ। इसी तरीके से पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज फॉर बस 2 क्या आ जाएगा? V2F इज इक्वल टू V2 0 माइनस Z2R इंटू आई एफ। V2 0, V2F इज इक्वल टू V2 0, Z21 0, Z21 इंटू जीरो जीरो, Z22 इंटू जीरो जीरो, Z2R इंटू माइनस आई एफ माइनस Z2R आई एफ, एंड Z2N इंटू जीरो जीरो। इसी तरीके से अब nth बस के लिए अगर हम जब rth बस के लिए आएगा तो क्या आएगा? VRF, rth बस पे जो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा? VR 0। rth बस पे प्री फॉल्ट वोल्टेज क्या है वो? फिर माइनस ZRR इंटू आई एफ। कैसे? VR 0, ZR1 इंटू जीरो जीरो, ZR2 इंटू जीरो जीरो, ZRR इंटू माइनस आई एफ माइनस ZRR इंटू आई एफ, फिर ZRN इंटू जीरो जीरो। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिएगा जो हमारा VRF है वो हमने क्या था हमारा? ये इस तरह से था, तो ZF था,
आई एफ करंट फ्लो कर रही थी, पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज क्या था, वी आर एफ, ये इस तरह से था, वी आर एफ इज इक्वल टू जेड एफ इंटू आई एफ, जेड एफ इंटू आई एफ, ये इसके बराबर है पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज। ठीक, इसी तरीके से nth बस के लिए जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये आएगा वी एन ज़ीरो माइनस जेड एन आर इंटू आई एफ, इसी तरीके से आ गया। अब यहाँ इस इक्वेशन से हमें फॉल्ट करंट आई एफ मिल जाती है, आई एफ इज इक्वल टू वी आर ज़ीरो अपॉन जेड एफ प्लस जेड आर आर, ये हमें मिली पोस्ट फॉल्ट करेंट, पोस्ट फॉल्ट करेंट एट आरएथ बस, आरएथ बस पे हमारा फॉल्ट हुआ था, पोस्ट फॉल्ट करेंट क्या होगी, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट आरएथ बस अपॉन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, समेशन ऑफ जेड एफ, जो जिस इम्पिडेंस से फॉल्ट हुआ है, अगर सॉलिडली ग्राउंडेड है तो जीरो हो जाएगा, और प्लस जेड आर आर, जो जेड आर आर की वैल्यू आएगी। अभी हम इसको जेड बस को बनाने के लिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये इन सब की, इन सम टर्म्स की Z11, Z12, Z1R, इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे, वो हम बस इम्पिडेंस बिल्डिंग मेथड में देखेंगे, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी ये देखिए कि अभी सपोज करिए कि हमें ये सारे टर्म्स मालूम है, हमें यही मालूम है और हमें यही मालूम है, तो हमें आई एफ की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब क्या हुआ देखिए, फॉल्ट करंट तो केवल आरएथ बस पे थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हर बस पे पड़ेगा, करंट नहीं होगी लेकिन वोल्टेज तो चेंज होगा। तो वोल्टेज, पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज क्या आएगा, अगर इसी से देखें हम लोग जनरलाइज, जैसे V1 पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज, V1 पे ये था, V2 पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज ये था, अगर ऐसे ith बस पे देखें पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज, वी आई एफ इज इक्वल टू वी आई ज़ीरो माइनस जेड आई आर इंटू आई एफ, इस तरीके से हमें पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज मिल जाएगा ith बस पे। पहले बस ith बस पे मान लीजिए पहली बस है, ith बस है, थर्ड बस मान लीजिए, थर्ड बस की जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है वो माइनस इसमें से जेड आई आर, जेड थ्री आर की इंटू आई एफ, जो हमें आई एफ मिल गई उससे मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करेंगे तो हमें पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज एट ith बस मिल जाएगी। तो हमें ये दो फार्मूले मिल जाते हैं, जनरलाइज्ड फार्मूले मिल जाते हैं कि अगर किसी बस पे, जैसे आर पे आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो आर की वैल्यू 1 रख देंगे, मतलब पहली बस पे फॉल्ट हुआ तो हमें पहली बस के फॉल्ट पे, जो पहली बस पे फॉल्ट हुआ तो उस समय जो फॉल्ट करंट फ्लो कर रही है पहली बस से वो आ जाएगी। दूसरा, उस फॉल्ट के जैसे बाकी सारी बसेज हैं उन पे क्या वोल्टेज होगा फॉल्ट के बाद, वो सारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आर के वैल्यू का 2 रख देते हैं तो 2 आ जाएगा, इसी तरह 3 रख देते। तो ये देखिए एक जनरलाइज हमें मिल गया। जैसे हमने कहा था कि हमें कोई ऐसा फार्मूला डेवलप करना है जिससे कि हम आर की वैल्यू को चेंज करते जाएँ तो हमें फॉल्ट करंट और पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज मिलता जाए, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब सवाल ये है इसमें कि ये हमें मान लीजिए मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी आई एफ को हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। अच्छा, आई एफ कैलकुलेट करने में जेड आर आर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अब अगला हमारा टास्क क्या है, हमारा अगला टास्क है कि हमें ये जो जेड बस है, जेड बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, अब इसको हमें दिए हुए नेटवर्क से बनाना है, फाइंड करना है। एक तरीका तो ये है कि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को ही इन्वर्स कर देंगे तो बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स बन जाएगी। अब वहाँ पे हम देखेंगे उस अगले लेक्चर में कि उसका ड्रॉबैक क्या है, उस तरह से ही बना सकते हैं। और एक और तरीका हम वहाँ पे देखेंगे कि अगर वहाँ पे मतलब बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के मेथड से ना बनाकर उसके इन्वर्स के मेथड से, दूसरा हम एक और मेथड देंगे, जेड बस बिल्डिंग एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम डेवलप करेंगे जिसके थ्रू हम जेड बस को बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स को आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के समझ में आएगा कि अब चाहे पावर सिस्टम का नेटवर्क, चाहे पावर सिस्टम जितना भी बड़ा हो जाए, अगर हम ये जनरलाइज अप्रोच लेके चल रहे हैं, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं, तो हमें उसका उस जो बस मतलब पावर सिस्टम है उसमें फॉल्ट करंट और पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज, किसी भी बस पे पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।